तो ये सेकंड पार्ट है पिछली वाली क्लास का, जो पीछे छूट गया था, जितना बाकी रह गया था कि भारत में सिविल सोसाइटी, ये वाला पार्ट है, यानी कि नागरिक समाज जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, सिविल सोसाइटी के अंदर क्या है कि इसको सोसाइटी का एक गवर्नमेंट होती है और एक कार्यपालिका होती है हमारी। उनके अलावा जो है, इसको हम तीसरा पक्ष मानते हैं सोसाइटी के अंदर काम करने वाला, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने वाला। ठीक है, तीसरा एरिया है जहां पे हम जो है इसके रूप में काम कर सकते हैं। ये काम क्या करता है? ये काम करती है, सिविल सोसाइटी काम करती है जो पब्लिक है, पब्लिक के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो मोटिव हैं, या उनका जो बिहेवियर है पब्लिक का, उन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम करती है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी से आप समझ भी रहे होंगे, सिविल सोसाइटी का मतलब है कि समाज में कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनजीओ काम करती हैं, या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो एक विशिष्ट वर्ग में आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि डॉक्टर हो सकते हैं, वो वकील हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो सकते हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। ठीक है, व्यापारिक ग्रुप हो सकते हैं, या फिर प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर हम उनको देखेंगे तो वो पब्लिक के लिए ही काम करते आपको दिखाई देंगे, और वो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सरकार, एक होता है सरकार और वाणिज्य। वाणिज्य यानी कि सरकार होती है लोगों की भलाई के लिए, जिसको सरकार को लोग चुनते हैं। ये सरकार से अलग होते हैं, सरकार को चुनते हैं, लेकिन ये सरकार किसी पब्लिक के द्वारा चुने नहीं जाते। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं। इसके बाद हम कुछ कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं जहाँ पे व्यक्ति काम करता है या सोसाइटी आती है। वहाँ पे क्या काम होता है? वहाँ पे व्यक्ति प्रॉफिट के लिए काम करता है कि वो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, उसका उद्देश्य होता है कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने का। ठीक है, तो वो उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये जो ग्रुप हैं, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। ठीक है, ये उनसे अलग हैं, तो उनसे अलग बात करेंगे ये। ठीक है, अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो ये कहेंगे कि आम जनता, परिवार और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की इच्छा और उसके कॉमन इंटरेस्ट को जो है ये शेयर करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसमें आ कौन कौन जाएगा, किस किस को हम शामिल कर सकते हैं? जैसे चैरिटी है, ठीक है, ट्रस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं। ठीक है, या फिर कोई डेवलपमेंटल एनजीओ हैं, कम्युनिटी ग्रुप हैं, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन हैं, या फिर कुछ इंटरेस्ट ग्रुप हैं, या फिर मान सकते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, बिजनेस बेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई सोशल मूवमेंट चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, या फिर कुछ अलायंस हो सकते हैं किसी के सोसाइटी के अंदर आपस में बन करके। ठीक है, या फिर वकालत समूह, यानी कि कुछ एडवोकेट्स समूह हो सकते हैं जो पब्लिक को एडवोकेट करते हैं, पब्लिक को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर शामिल होते हैं, एंड इसके अंदर, किसके अंदर? सिविल सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार नागरिक समाज का जो उपयोग है, इन जो दो बातें हैं, इनके संदर्भ में किया जा सकता है। अगर हम इनके मीनिंग की बात करेंगे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं का एकत्रीकरण, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, उनका इंटीग्रेशन जो है, जो कि पब्लिक के, सिटीजन्स के इंटरेस्ट और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको प्रकट करता हो। ठीक है, लोगों की जो विल है, लोगों की जो इंटरेस्ट है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो होंगे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे जो इंटीग्रेट होकर काम करते हैं सोसाइटी के साथ में। ठीक है, एक सोसाइटी में जो है व्यक्ति, एक इंडिविजुअल और एक संगठन, ठीक है, जो सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि ये सरकार से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, एक व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, और काम कैसे करते हैं? कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं, जो हाशिए पर लोग चले गए हैं, उनको क्या है कि सुना नहीं जाता। हाशिए पर जाने का मतलब ये है कि हाशिए पर वो लोग होते हैं जिन, जो वंचित हैं, जो डिप्राइव्ड हैं। ठीक है, जो अभी तक उठ नहीं पाए हैं ऊपर, तो हाशिए पर जो लोग हैं उन लोगों को क्या होता है कि रास्ते नहीं मिलते हैं। ठीक है, उनको ऊपर उठने में दिक्कत होती है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। जैसे कि कल मैं शाम को जो है एक मूवी देख रहा था, जय भीम मूवी। ठीक है, मैं, मेरी मदर, मेरे भाई, ठीक है, कई लोग थे, हम मतलब परिवार के सारे लोग बैठ के देख रहे थे। ठीक है,
तो जय भीम मूवी देख रहा था, उसके अंदर जो है एक शेड्यूल ट्राइब्ड महिला है, उसके पति को लॉकअप में मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा झूठे केस लगा करके, ठीक है, जबरदस्ती, किसी के कहने पे, सरपंच के कहने पे, सरपंच के गहने चोरी हो गए, फलाना धगना, वो कहानी है उसकी। तो वहां पे क्या है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, कहाँ पे जाए, कैसे जाए, क्या करे। आखिरकार उसको एक लड़की मिलती है, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन मिलता है जो उसको किसी वकील के पास लेकर जाते हैं, वो उसका मैनेज करवाते हैं सारा काम वहीं पे। तो वही एक सिविल सोसाइटी का काम कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि वो हाशिए पर गए हुए लोगों की जब कोई नहीं सुनता है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, वो सिविल सोसाइटी जो है, सिविल सोसाइटी को उनकी वॉइस बनना पड़ता है, उनकी आवाज़ बनना पड़ता है। तो उनकी आवाज़ को उठाने का काम करती है सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं, या सिविल सोसाइटी के जो कार्यकर्ताओं की जो सेवाएं हैं, सेवाओं के प्रावधान और नीतिगत निर्णय लेने में जो समुदाय की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि कुछ और लोगों को भी वो अपनी मर्जी से जो है शामिल कर सकते हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी के जो वर्कर होते हैं, जो वर्किंग एरियाज में काम करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ करके काम करती हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जो है इनकी आधिकारिक और अधिकारियों द्वारा सुशासन लागू किया जाए। देखो क्यों कर रही हैं, क्योंकि देखो जैसे मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल की बात यही है कि पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे, ठीक है। और पुलिस अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, वहां पे वकील भी अपना काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो कहीं पे ना सुने जाने के लिए क्या है कि उनको उस गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को लागू करवाने के लिए अधिकारियों से, जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, उनसे गुड गवर्नेंस लागू करवाने के लिए इनको जो है आगे आना पड़ता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। एक काम ये भी करते हैं कि बेहतर जागरूकता और अधिक इंफॉर्मेटिव सिटीजन बनाने के लिए भी जो है ये काम करते हैं, यानी कि लोगों को इंफॉर्मेशन देना, पब्लिक पॉलिसी के बारे में बताना, लोगों को ज़्यादा एम्पावर करना, ठीक है, उसका काम भी जो है ये करते हैं। और यही लोग जो है, ये जो सिविल सोसाइटी जो है ये अ, मतदान विकल्प बनाते, मतदान विकल्प यानी कि वोटिंग विकल्प बनाते हैं। ये जब बताते हैं सोसाइटी के अंदर चीज़ों के बारे में, तब पता चलता है लोगों को कि हाँ हमें कहाँ पे कैसे सोच समझ के वोट करना है, ठीक है। ये क्या है कि ये पॉलिटिक्स में भी भाग लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेते होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग जो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, ठीक है। जिससे कि सरकार जो है, सरकार उससे क्या है कि ज़्यादा अकाउंटेबल बनती है। सरकार में भाग, राजनीति में भाग लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। राजनीति में भाग लेने का मतलब होता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करेंगे तो इसका मतलब वो पॉलिटिकली अवेयर है और पॉलिटिकली ही बात कर रहे हैं। जब पॉलिटिकली बात होगी तो इसका मतलब है कि वो लोग गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका सोसाइटी में जो अगर हम बात करें कि सिविल सोसाइटी की बात किसने की है, समाज में सिविल सोसाइटी की भूमिका क्या है, उसको किसने उभारा है, तो ये कुछ थिंकर रहे हैं, कुछ थ्योरिस्ट रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल थ्योरिस्ट उनको बोला जाता है। तो उनमें जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने सिविल सोसाइटी के बारे में बोला है। एलेक्स डी टोकविल हैं, फर्डिनेंड रोमनीज हैं, इन्होंने जो है इसके बारे में काफ़ी बोला है। इसके बाद जैसे 20th सेंचुरी में गैब्रियल आलमंड हैं, सिडनी वर्मा हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो इनकी योगदान को बताते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में जो है इनकी क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में ये बताते हैं इनका क्या रोल हो सकता है। रॉबर्ट वी पुटनम है, रॉबर्ट वी पुटनम भी जो हैं वो भी इसके अंदर ये कहते हैं कि गैर राजनीतिक संगठन लोकतंत्र के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, नॉन पॉलिटिकल का मतलब कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होना जरूरी है एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, ऐसा मानना है रॉबर्ट पुटनम का, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, क्योंकि वे आपसी सहयोग से, आपसी ट्रस्ट से, ठीक है, विश्वास से, ठीक है, सामाजिक सोशल कैपिटल और जो वैल्यूज हैं उनको बनाने में सहयोग करते हैं, ठीक है। ये लोगों के बीच में आपसी सहयोग को, आपसी ट्रस्ट को, कैपिटल वैल्यूज, कैपिटल सोशल कैपिटल को, मूल्यों को बनाने में उनकी सहायता करते हैं, जो कि राजनीतिक प्रणाली में जो है स्थानांतरित होकर समाज को बरकरार रखने और एक साथ रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि राजनीतिक प्रणाली का मतलब है कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो हो ट्रांसफर होकर के, पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसफर होकर के सोसाइटी को जो है सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं उनको बनाए रखने में हेल्प होती है इससे। पार्था चटर्जी जो हैं, पार्था चटर्जी हैं एक हमारे, पार्था चटर्जी जैसे सिद्धांतकार का मानना है कि नागरिक समाज का दायरा जनसांख्यिकीय के रूप से सीमित है, ठीक है। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो संख्या के तौर पे जो है वो बहुत कम है, वो ज़्यादा नहीं है,
वो इसकी बात कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं सिविल सोसाइटी की भूमिका और उसका क्या महत्व है। सिविल सोसाइटी की भूमिका देखिए, यानी कि उसका रोल एंड उसकी इंपॉर्टेंस, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ सिविल सोसाइटी। वो देखते हैं, सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं का समर्थन करना, यानी कि सरकार जो योजनाएं बनाती है, ठीक है, उनके जो प्रोजेक्ट आते हैं, सरकार की प्लानिंग्स हैं, सरकार के प्रोजेक्ट हैं, उनको सपोर्ट करना सिविल सोसाइटी का काम होता है। ठीक है, सिविल सोसाइटी उनको सपोर्ट करती है कि हाँ लेके आइए, दिखाइए क्या है इसके अंदर। फिर दूसरी चीज़ है अ, कि नियोजन प्रक्रिया, यानी कि डिसीजन प्रोसेस, सॉरी प्लानिंग प्रोसेस जो है, उसमें जो है कम्युनिकेशन की सुविधा बनाते हैं, यानी कि प्लानिंग जब करती है गवर्नमेंट तो इन संगठनों से जो है, इन सिविल सोसाइटी से जो है वो इंटरेक्ट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, वो काम भी ये करते हैं, बड़ा मतलब कि यहाँ पे भी इनका बड़ा रोल है। ठीक है, फिर जो है सही डिसीजन लेने के लिए जो है और सही रिसोर्सेज को जो है उसके लिए जो है काम करना सिविल सोसाइटी की, यानी कि उचित नियोजन के लिए स्थानीय संसाधन और पहल को जुटाना, यानी कि कोई भी अगर सरकार काम कर रही है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसके लिए जो है एक प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि एक गुड प्लानिंग जो है उसके लिए जो है ये जो लोकल रिसोर्स हैं उस लोकल रिसोर्स को जुटाने में सिविल सोसाइटी हेल्प करती है। ठीक है, फिर जैसे वंचित वर्गों के लिए वकालत, यानी कि कुछ जो है कुछ डिप्राइव्ड सेक्शन होता है, ठीक है, वो रह जाता है, तो उस डिप्राइव्ड सेक्शन की आवाज़ बन करके उसकी वकालत की जाती है कि इसके लिए काम करना, हमें उसके लिए काम करने के लिए आगे आएंगे। फिर सोशल ऑडिट के लिए जो है, सोशल ऑडिट के माध्यम से सरकारी नीतियों की निगरानी करना और उनका मूल्यांकन करना, यानी कि ये सोशल ऑडिट करते रहते, ये बताते रहते कि सरकार ने इतना पैसा लिया था, इतना पैसा आया था। ठीक है, उसको जो है क्या करेंगे, ये उसकी निगरानी करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। निगरानी का मतलब है कि उसके ऊपर नज़र रखना, ठीक है, मूल्यांकन उसको असेसमेंट करना, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर जैसे डेवलपमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, या फिर टेक्नोलॉजिकल हेल्प को लेकर के जो है ये हेल्प करते हैं, उसमें सुविधा बनाने की काम करते हैं। तो ये इसके कुछ काम हैं, आपको ज़्यादा जो जरूरी काम है वो ये चीज़ें याद रखनी कि ये क्या काम करते हैं, इनका क्या रोल है। ठीक है, सबसे जरूरी पेपर के लिए ये चीज़ें हैं। ऊपर आप चीज़ें देख सकते हैं इसमें शामिल क्या हो सकती हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो शामिल चीज़ें होती हैं वो होती हैं ये चैरिटी, विकासात्मक एनजीओ, इनको डेवलपमेंटल एनजीओ ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे शामिल होती हैं। इसके बाद आता है नागरिक समाज अभियान क्या है, सिविल सोसाइटी अभियान। ठीक है, इसका उपकरण तंत्र क्या है, नागरिक समाज ने मतलब कि नागरिक समाज सिविल सोसाइटी जो है वो कैसे काम करती है उसकी बात करती है। उपकरण तंत्र का मतलब है कि मैकेनिज्म क्या है इसका। ठीक है, ये टूल्स एंड मैकेनिज्म बोल सकते हैं आप इसके, टूल मैकेनिज्म कह लीजिए इसको। टूल मैकेनिज्म क्या है, तो सिविल सोसाइटी ने जो है वो कुछ तरीके अपनाती है कि वो कैसे काम करे। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उनको इफेक्ट करने में कुछ तरीके अपनाती है, वो क्या है देखिए। पहला तो है कि ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, दूसरा अलग से प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन में ये फर्क है कि ये पॉलिसीज का विरोध कर सकें। ठीक है, यानी कि सड़कों पे भी निकल सकते हैं, वॉयलेंट एक्टिविटी भी हो सकती है इसमें, और प्रदर्शन में है कि ये जो है साइलेंटली भी कर सकते हैं, काम करते करते भी कर सकते हैं, सिंबॉलिक तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद है ये सोशल मूवमेंट को बनाते हैं, सोशल मूवमेंट खड़ा किया पब्लिक का। ठीक है, जैसे आरटीआई एक्ट आया तो वो सोशल मूवमेंट से आया है। ठीक है, तो गवर्नेंस को बनाने में सिविल सोसाइटी बड़ा रोल देती है। आरटीई आया, आरटीई के अंदर धारा 134 ए जो था, 134 ए जो आर्टिकल था उसको लागू करवाने के लिए मूवमेंट बना सिविल सोसाइटी ने। ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडिया, जैसे सोशल मीडिया, ठीक है, ऑफलाइन मीडिया पे भी है ये और ऑनलाइन मीडिया पे भी, जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है इनका काम अच्छा रहता है, फिर उस तरीके से जो ये सोशल मूवमेंट बना सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि किसी के पक्ष में भी और किसी के विरोध में भी काम कर सकते हैं, पक्ष ले सकते हैं, उसका जुड़ाव कर सकते हैं। फिर जैसे पीआईएल के माध्यम से पब्लिक इंटीग्रेस ठीक है, पब्लिक इंटीग्रेशन जो लगाई जाती है, जनहित याचिका जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक लिटिगेशंस के नाम से। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम पीआईएल लगा लेते हैं। ठीक है, ये पीआईएल का ही ज़्यादातर कि रिट लगा देना भी होता है इसमें, ये तो जनहित याचिका है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये जो है ये जनहित याचिका होती है। इसके बाद जो ये रिट का भी काम कर सकते हैं, रिट लगाई जा सकती है किसी वकील के माध्यम से। जैसे कि जो कल मैंने फिल्म देखी वो पूरी की पूरी हैबियस कॉर्पस के ऊपर है कि हैबियस कॉर्पस क्या होता है। हैबियस कॉर्पस जो है उसको समझाती है वो। तो वो हैबियस कॉर्पस नाम की रिट लगाई जाती है, उसको एक्सेप्ट करवाया जाता है। पहले तो डिबेट यही चलती है कि वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर डिबेट चलती है कि एक्सेप्ट हो गई तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। फाइनली उसके अंदर जो है वो दिखाया जाता है कि सब कुछ
कई चीज़ें जो हैबियस कॉर्पस में शामिल होती हैं, ठीक है। वो सोशल जस्टिस तक की बात करवाती है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए किसी के साथ में, तो सोशल जस्टिस दिलाया भी जाता, फिल्म में तो दिला ही देते, वैसे मिलता है नहीं मिलता उसके बारे में नहीं पता है अभी, लेकिन पता तो है काफ़ी सारा, क्लास में बताना ठीक नहीं होता आपको इस तरीके से, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, भारत के संबंध में देखें तो भारत में जो है सिविल सोसाइटी ने क्या काम किया है, कई ऐसे आंदोलन खड़े किए हैं, जैसे चिपको आंदोलन था, याद कर लीजिए चिपको आंदोलन। इसमें मैंने कई चीज़ें लिखी नहीं हुई हैं, जैसे कि मैंने चिपको आंदोलन की डेट नहीं लिखी हुई, आपको याद करके बताना मुझे चिपको आंदोलन कब शुरू होता है, ठीक है। शायद 1984 के अराउंड इस तरीके से शुरू हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग चेक कर लेना, चेक करके मुझे बताना फिर कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब हुआ था। 1974। 1974 में, हाँ ये डेट नोट कर लीजिए, 74 है ये, ठीक है। इसको ठीक कर लेते हैं, यहीं पे लिखेंगे अभी। तो 1974 जो है वो देख लेना, 1974 में ये मूवमेंट शुरू होता है। इसको शुरू कौन करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो इसको शुरू करते हैं उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि यानी कि सिविल सोसाइटी थे, वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, और साथ में जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने आगे आकर के जो वो चिपको आंदोलन शुरू करवा, ठीक है। उसने कहा कि पेड़ मत काटिए, पेड़ों को चिपक गए लोग वहां पे उत्तराखंड में, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन बोलती कि पेड़ों से चिपक गए, पेड़ काट रहे थे, बोल रहे थे कि हमें भी काट दो इनके साथ में, इसलिए पेड़ों को बचाने की पहल थी, वहां पे जंगल को जो है बुरे तरीके से काटा जा रहा था उस समय पे, ये अभियान शुरू किया गया, फिर इन्होंने चिपको आंदोलन। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, इसके अंदर जो है मेघा पाटेकर और बाबा आमटे जो हैं, पिछले दिनों सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ हो गई है, और हो सकेगा तो मैं आपको एक आर्टिकल भेजूंगा सुंदरलाल बहुगुणा पे, शायद मेरे पास पड़ी भी है वो मैंने एक जर्नल लेता हूँ उसके अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर जो है एक रिसर्च पेपर आया था पिछले दिनों, रिसर्च पेपर के अंदर था कि, देख रहा हूँ मेरे पास है, तो मेरे पास सामने ही रखी किताबें, तो मैं आपको बता देता हूँ अगर इसमें होगा तो, हाँ है बिल्कुल है, विकास कुमार ने लिखा हुआ सुंदरलाल बहुगुणा आखिरी गांधीवादी, सुंदरलाल बहुगुणा आखिरी गांधीवादी, विकास कुमार ने ये लिखा था आर्टिकल, तो मैं ये आपको भेजता हूँ इस क्लास के बाद में, ठीक है। ये विकास कुमार का लिखा हुआ है। तो इसी साल, पिछले साल जो है सुंदरलाल बहुगुणा की डेथ हो गई थी, आपको याद रखना कौन थे वो, क्या थे। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, चिपको आंदोलन के बारे में पूछा भी गया था पिछले बार पेपर में। नर्मदा बचाओ आंदोलन को याद कर लेना है, मेगा पाटेकर और बाबा आमटे जो है इसके लिए बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। 1991 में जो है इन दोनों को जो है राइट लाइवलीहुड राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी इन दोनों को दिया गया, राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो 1991 में शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी डेट आप देख लेना कब शुरू हुई थी। इसके बाद है सूचना का अधिकार, यानी कि सूचना का अधिकार, ये MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन था जो, उसने मिल करके ये आंदोलन शुरू किया था, सूचना का अधिकार 1987 के अंदर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और इसके साथ जो थी वो थी अरुणा रॉय ने इसको शुरू करवाया था। इसके बाद बाल तस्करी जो है उसके खिलाफ जो है, देखो सिविल सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं, सिविल सोसाइटी क्या क्या रोल अदा कर रही है, ये सारे सिविल सोसाइटी के मूवमेंट है। जैसे बाल तस्करी के खिलाफ जो कैलाश सत्यार्थी ने जो है वो कोशिश की थी, कैलाश सत्यार्थी को द्वारा जो कि स्थापित बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ये आपको याद करना, बचपन बचाओ आंदोलन शुरू कब हुआ था, ठीक है। आपको ये नहीं देखना 2014 में तो इनको क्या मिला है, मलाला यूसुफ यूसुफ जई के साथ में, मलाला यूसुफ जई के साथ में जो इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, यानी कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो इनको दिया गया 2014 में, किसके लिए, बाल तस्करी को रोकने के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को। इसके बाद है LGBT अधिकार के लिए 2017 में जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जो दंड संहिता है, यानी कि IPC इंडियन पिनल कोड, उसके अंदर एक धारा होती थी 377, ठीक है, 377 को जो है रद्द कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया है। कुछ संगठन थे इसके अंदर इसको हटवाने के लिए कि ये हटाई जाए, LGBT कानून जो वो आ चुका 2017 में। तो यहाँ पे जो है नाज फाउंडेशन है एक, नाज फाउंडेशन ने, और ऑन डेट अक्कड़े पदमसाली द्वारा स्थापित, अक्कड़े पदमसाली, ठीक है, ऑन डेट, ठीक है, इसका नाम है। तो यहाँ पे एक साथ में होता है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, इन्होंने मिलकर के इसमें योगदान दिया था। आपको कुछ चीजें याद करनी है, जैसे कि नाज फाउंडेशन कब बनी थी, आपको अपने नोट्स में लिखना है कि ये फलानी डेट को बनी थी। और उसको क्या है कि आप ये भी, बल्कि कोई भी एक व्यक्ति जिम्मे मैं पवन को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, पवन जो है वो आपको बताएंगे कि जो ये जितने भी मैं आंकड़े बता रहा हूँ, जैसे बाल तस्करी के लिए कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया, तो पवन आप इसको नोट करके कागज पे, ठीक है, सबको एक ही कागज पे नोट करना है आपको। LGBT का हो गया, ठीक है, नाज फाउंडेशन कब बनी थी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बना था,
इनकी डेट इनके सामने लिख करके ग्रुप में एक फोटो खींच के भेज देना, क्लियर सा, साफ सा। ठीक है। फिर हाँ, फिर है जैसे कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है। 2013 में एक केस आता, विशाखा बनाम विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है। तो राजस्थान राज्य के खिलाफ केस था, राजस्थान राज्य में जो है ये आया था, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता था। ठीक है। ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ ये केस है। इसके बाद है एमसी मेहता, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ये आपको केस बताना है मुझे, नोट कर लीजिएगा पवन की। एमसी मेहता बनाम भारत संघ जैसे पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की रोकथाम के लिए जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए था, यानी कि एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल उसके उपायों के लिए जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ था। इसमें क्या क्या कि जो हमारा जुडिशरी ने कई ऐसे उद्योग थे जिनको बंद कर दिया था। ठीक है। और गंगा बेसिन का जो एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए, गंगा बेसिन के एरिया में जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है इनको तब तक खोलने की अनुमति नहीं दी थी जब तक ये कोई समाधान ना कर ले। ठीक है। अगर ये समाधान नहीं करेंगे तो नहीं खोल सकते, पहले समाधान करना था इनको। ठीक है। उसके बाद खोलने थे। फिर है इसके बाद भारत में चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार जो है उसके लिए जनहित याचिकाएं दायर करके गैर सरकारी संगठनों जैसे कि प्रशासनिक लोकतांत्रिक सुधार और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल सोसाइटी। ठीक है। प्रशासनिक आयोग आपको पता ही है, फर्स्ट ARC 1966 और सेकंड ARC 2005। ठीक है। फिर इसके बाद पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये शायद 1974 में बनता है ये संगठन, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। देख लेना इसको कब बना था, हो सकता है पहले बना हो। ठीक है। तो चेक करना है इसको भी। इसके बाद जो चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन के जो उम्मीदवार हैं, चुनाव आयोग ने जो है वो इलेक्शन में जो उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने के लिए, उसका बैकग्राउंड जानने के लिए कि उसका बैकग्राउंड आपराधिक है, उसकी कितनी शिक्षा ग्रहण की है, वित्तीय फाइनेंशियली उसकी क्या बैकग्राउंड है। ठीक है। ये क्या लिख दिया। ठीक है। तो 2003 में एक कानून आया था उम्मीदवार की पृष्ठभूमि, आपराधिक, शैक्षणिक और फाइनेंशियली जानकारी के बारे में, 2003 में। तो दिसंबर 1999 में एडीआर द्वारा दायर जो है, एडीआर जो है एक संगठन है, उसको आपको देखना है क्या नाम है इसका पूरा। ठीक है। एडीआर ने जो है, जिसका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया और निर्णय में कहा गया कि इन लोगों को जो है, जो उम्मीदवारी करते हैं इलेक्शन में जो आएंगे, उनको जो है अपने अपराध के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कंप्लीट जानकारी देनी पड़ेगी सरकार, इलेक्शन कमीशन को, जब इलेक्शन होगा। तो उसमें जो है ये भी बात थी कि हर एक उम्मीदवार को देनी है। तो 2003 में कानून आ गया था इसके खिलाफ। ठीक है। फिर इसके बाद नोटा पर, नोटा पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सितंबर 2013 में इन्होंने निर्णय दे दिया, सितंबर 2013 में जो नोटा के लिए निर्णय दिया कि सितंबर 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि अब मशीनों में नोटा लगाया जाएगा, नन ऑफ द अबोव ये डाला जाएगा। और 2014 के लोकसभा चुनाव में जो पहली बार ईवीएम में नोटा बटन डालने की पहल की गई। ठीक है। नोटा बटन डाला गया था। ठीक है। इसके लिए केस लड़ा था पीयूसीएल ने। ठीक है। पीयूसीएल और एडीआर, इन दोनों ने मिलकर के ये केस लड़ा था। इसके बाद जो दोषी सांसद हैं या विधायक हैं, उनकी अयोग्यता का कानून था 2013 में, दोषी सांसदों विधायकों की अयोग्यता 2013, लिली थॉमस और लोक प्रहरी एनजीओ द्वारा। यानी कि लिली थॉमस का केस है ये, लिली थॉमस और एक एनजीओ उनके साथ में लोक प्रहरी एनजीओ, उनके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी जहां पे एडीआर ने भी जो है साथ में कंट्रीब्यूशन दिया था, उसमें हस्तक्षेप किया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक मौजूदा सांसद, जो फिलहाल में सांसद है, जो विधायक है, अगर वो दोषी ठहराया जाता, अगर वो आरोपी मिलता है, तो अम, केवल आरोपी नहीं कि उसके ऊपर आरोप लगाया गया, केवल आरोपी नहीं होना चाहिए कि मैंने कहा कि इसके ऊपर ये आरोप लगा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या कि वो दोषी होना चाहिए, प्रूव्ड, उसके ऊपर जो है वो दोष सिद्ध हो जाना चाहिए। तो उसको जो है उसी समय पे तुरंत, तुरंत प्रभाव से अयोग्य घोषित, इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है, उसको अयोग्य घोषित कर देना है। ठीक है। तो और उसकी सीट को जो वो खाली कर देना है। ये इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइन दे दी गई थी 2013 में। लिली थॉमस और लोक प्रहरी एनजीओ जो है, इन्होंने केस लगाया था ये। ठीक है। इसके बाद वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये आपको याद रखना, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसको भी जो है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, बनाम भारत संघ, ठीक, ठीक है, निफ्टीज लिख रखा है, ये सिविल लिबर्टीज आएगा। कई बार ना ये मिस्टेक मिलेंगे आपको हिंदी में, क्योंकि क्या है कि पहली बात तो लैपटॉप में हिंदी टाइपिंग होती नहीं है।
तो ये फ़ोन में टाइप करके डालने पड़ते हैं, तो प्रूफ रीडिंग में भी जो बहुत सारी गलतियाँ रह जाती हैं, छूट जाती हैं, ठीक है, फिर सीधा ही डालना पड़ता है। तो इसके खिलाफ जो भारत और संघ जो वो 2013 में ये केस आया था, तो 2013 में भारत संघ ने कह दिया वीवीपैट डलेगा, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल ये डाला जाएगा, ठीक है, 2013 में डाल दिया था। फिर इसके बाद जो है भारत में शीर्ष 10 गैर सरकारी संगठन कौन से हैं? गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, ये आपको याद कर लेनी। ये कुछ केस जो आए हैं ना, ये ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं ये आपको याद करनी है, ठीक है, इनके बारे में जो है ये कुछ चीज़ें जो है ऐसे ही आती रहेंगी, बार बार रिपीट भी होंगी कई चीज़ें, ठीक है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के। फिर जैसे कि एक एनजीओ है भारत में सिर्फ, मतलब कि हम 10 के बारे में पढ़ेंगे, हैं ज़्यादा, तो यहाँ पे एक सम्मान फाउंडेशन है, सम्मान फाउंडेशन जो 25 जनवरी 2007 को जो है बनाई गई थी। सम्मान फाउंडेशन मूल रूप से काम क्या करती है? गरीबों को शिक्षा देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाना, ठीक है, और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये काम करती है, ठीक है। इन एनजीओ की जो इसकी जो वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस एनजीओ का, सम्मान फाउंडेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो रिक्शा चालकों को बेहतर आजीविका कमाने में मदद करने के लिए शामिल किया जाए। यानी कि जो रिक्शा चालक हैं उनको जो है अपनी एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए जो है उसको उसकी मदद करने के लिए जो वो सरकार के ऊपर ये काम कर रहे हैं, सरकार के साथ में जो मिल करके काम करते हैं। तो इन एनजीओ का जो है बच्चों की शिक्षा के ऊपर, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ सर्विस के ऊपर, और महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है सम्मान फाउंडेशन का, ठीक है, सम्मान सम्मान फाउंडेशन याद रखनी। इसके बाद है गूंज इंडिया एनजीओ, गूंज इंडिया एनजीओ ए वाइस, ठीक है, ये करना 2007 में आई थी। एनजीओ ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है 2007 में इसको दिया गया था। एनजीओ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? गूंज गूंज इंडिया को। गूंज इंडिया एक एनजीओ है, ठीक है, इसको जो है एवाइस, एवाइस नाम से प्रोग्राम हुआ था, एवाइस नाम से प्रोग्राम था, इसके अंदर जो 2007 में एनजीओ ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो इसको मिला था। तो इस एनजीओ का जो मेन उद्देश्य है दलित वर्ग की जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करना, ठीक है, उनको सोल्व आउट करना। काम कहाँ करती है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में राहत और बाढ़ के दौरान जो है गूंज जो है वो काफ़ी काम किया था इन्होंने। यानी कि पश्चिम बंगाल और जो असम है और बिहार है, वहाँ पे क्या होता है कि बिहार में जो कोसी नदी है, कोसी नदी निकल करके आती है नेपाल की तरफ से, और कोसी नदी में क्या आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, गाद बोलते हैं, ठीक है, अम, कीचड़ आता है, भर के कीचड़ आता है उसके अंदर, ठीक है, यानी कि दलदल बन जाती है जब वो वहां से निकलती है, तो वो जो आता है उसके कारण जो है बिहार में और असम में जो है वहाँ, पहले तो ये कोसी नदी तो बिहार में लेके आती है, ठीक है, तो बिहार में जबरदस्त बाढ़ आती है, और हर साल आती है, हर साल लोग, आप देखना कभी भी बिहार के अंदर हर साल जो है वो बाढ़ बड़े लेवल पे खड़ी हो जाती है आकर के। तो उस बाढ़ के कारण जो है बहुत सारे लोग जो तितर बितर होते हैं, तो वहां पे गूंज एनजीओ ने काफी अच्छा काम किया था पिछले साल भी, ठीक है। इसके बाद जो है अक्षय अभियान, अक्षय ट्रस्ट नाम से है। अक्षय ट्रस्ट एनजीओ का जो ये एकमात्र उद्देश्य है कि मानव गरिमा को बहाल करना, मदुरै में मदुरै में जो काम करती है, ठीक है। अक्षय ट्रस्ट जो है उनका एक ही उद्देश्य है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको बनाए रखा जाए, ठीक है। इसने क्या किया है, इसी के लिए जो है इसने सड़क बेसहारा लोगों के पुनर्वास की बात की कि सड़क पर जो लोग रहते हैं उनको दोबारा से बसाया जाए, ठीक है, और इन्हीं की पहल है कि रैन बसेरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने जो है पुनर्वास के साथ एक बात की है कि इनको स्वस्थ, यानी कि एक हेल्दी भोजन देना जरूरी है, और इनकी देखभाल करना जरूरी है, ठीक है। जो सड़क पे बेसहारा लोग हैं, जिनको कोई सहारा नहीं मिला हुआ, जिनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, ठीक है, उन लोगों की बात कर रही है, ठीक है, अक्षय ट्रस्ट। इसके बाद है एस एम एल फाउंडेशन में होता क्या है कि यहाँ पे इस एनजीओ का जो मेन मोटिव है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके वंचितों का पुनर्वास, यानी कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, ठीक है, उस सेक्शन को जो है एजुकेशन देना और उसको हेल्थ प्रोवाइड करवाना, ये एमएलए फाउंडेशन का काम है। देखो एमएलए फाउंडेशन कब बनी थी, ये आपको देखो मैं पहले ही दे रहा हूँ, आपको पहले से ही बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिखे हुए यहाँ पे कई चीज़ों के, तो इनके आपको खुद लिखने हैं कि इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, ठीक है। तो ये खुद आपको चेक करके ग्रुप में सेंड कर देना है। इससे क्या है कि एमएलए फाउंडेशन ने जो ये काम कर रही है, इससे कि उन्हें जो उत्पादक परिसंपत्तियों में परिवर्तन किया जा सके, यानी कि जो प्रोडक्शन कैपिटल्स हैं, प्रोडक्शन जो है वो जो होता है उसके अंदर चेंज होना चाहिए,
ठीक है, लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। और ये कॉरपोरेट जो है, कॉरपोरेट पेशेवर के इसको कौन चलाता है, MSL फाउंडेशन जो है उसको कौन चलाता है, ये चलाती है कॉरपोरेट पेशेवर समूह, यानी कि कॉरपोरेट है जो भारत का बड़ा कॉरपोरेट है, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, ठीक है। ये मिलकर के जो है ये ऐसी एनजीओ चला रहे हैं। जरूरी नहीं वही है, बड़े कॉरपोरेट दूसरे भी हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इनके नाम ले रहा हूं कि इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट जो ये इस ML एनजीओ को चलाते हैं, SML फाउंडेशन जो उसको। इसके बाद है उड़ान वालफेयर फाउंडेशन। उड़ान वालफेयर फाउंडेशन का नाम याद आपको रखना है, इसकी डेट देख लेना कब बनी थी। इस एनजीओ का मेन जो मोटिव है वो है निराश्रितों की मदद करना। निराश्रित मतलब है कि जो आश्रित नहीं बन पा रहे हैं किसी के, ठीक है, यानी कि जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, वरिष्ठ महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, ये अपना काम खुद नहीं कर पाते, तो ये दूसरे पे आश्रित लोग होते हैं, ठीक है, इनको छोड़ दिया जाता है, तो इनके लिए काम करने की बात है, जिसमें ये है भी यहाँ पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और पर्यावरण कल्याण भी जो है वो इसके अंदर, परिवार कल्याण होगा ये, फैमिली वेलफेयर, ठीक है, उसकी जो मेन परियोजनाएं हैं वो शामिल की जाती हैं। कैंसर कीमियोथेरेपी केंद्र जो है वो जो है इसके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मुख्य परियोजना जो है वो यही है, कैंसर कीमियोथेरेपी केंद्र जो है, कैंसर कीमियोथेरेपी सेंटर, वो इनके द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा। इसके बाद प्रथम एनजीओ, ये एजुकेशन को लेकर के काम करती है, प्रथम एनजीओ, तो ये प्रथम एनजीओ की तो काफ़ी रिपोर्ट भी आती रहती हैं। प्रथम एनजीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब बनी थी, क्या काम करती है, बस इतना पता करना है। काम करने के लिए मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं इसका, मुंबई की बड़ी झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को एजुकेशन देना, एजुकेशन का काम करती है प्रथम एनजीओ, ठीक है। यहाँ तक कि उन लोगों को शिक्षा प्रदान करना जो स्कूल जाने में असमर्थ है, यानी कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये उनको भी एजुकेशन देती है, ठीक है। तो इनके जो प्रोजेक्ट जो हैं, इनकी परियोजनाओं ने जो स्कूलों में बच्चों के जो नामांकन है उसको बढ़ाने में मदद की, यानी कि स्कूलों के अंदर जो है बच्चों का जो एनरोलमेंट है, यानी कि बच्चों को स्कूल में पहुंचाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। RTE एक्ट आने के बाद में और ज़्यादा एक्टिव तरीके से मदद कर पाए, क्योंकि कानूनी अधिकार मिल गया, फिर कोई रोक नहीं सकता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि बच्चों को जो है वो उनके बेहतर लाइफ का जो रास्ता है वो मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद है LEPRA, ठीक है, LEPRA सोसाइटी, LEPRA सोसाइटी। इसका मेन मोटिव है गरीब समुदायों में एड्स, कुष्ठ और तपेदिक जैसी जो बीमारियां हैं उनको रोकना, ठीक है, ये इसके ऊपर काम करती है, ये हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इसके बाद है दीपाल्या। दीपाल्या ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दीपाल्या, ये आपको याद कर लेनी है। दीपाल्या के अंदर ये एनजीओ जो है मेनली कहाँ काम करती है, दिल्ली की जो मलिन बस्तियां हैं उनमें रहने वाले जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने का काम करते हैं दीपाल्या, ठीक है। तो उनकी जो परियोजना है, उनकी परियोजना में जो हो वो स्वास्थ्य देखभाल है, शिक्षा प्रदान करना, यानी कि हेल्थ है, एजुकेशन है, और जो दलित हैं दलितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि उनको कमर्शियल ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, और जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, अक्षम करने मतलब कि सक्षम बनाना है उनको, ठीक है। तो लोगों को जो है उनको हेल्थ के तरीके से, एजुकेशन के तरीके से, और जो है यहाँ पे प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देनी है इनको, और उससे क्या है कि ये काम कर सकें, आगे बढ़ सकें, ठीक है, इसलिए। तो इन्होंने जो है हरियाणा में भी काफ़ी अच्छा काम किया है, उत्तराखंड में भी अच्छा काम किया है, ठीक है। तो यहाँ की जो हरियाणा की और उत्तराखंड की जो ग्रामीण डेवलपमेंट, यानी कि हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे दीपाल्या का नाम आता है। इसके बाद है उदय फाउंडेशन। उदय फाउंडेशन जो वो नई दिल्ली में काम करती है, ठीक है। उदय फाउंडेशन जन्मजात विकारों और अन्य सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के माता पिता और परिवारों की हेल्प करती है, यानी कि जो जन्म से बच्चे, जैसे कि किसी को पोलियो हो गया, ठीक ठीक है, किसी को लकवा है, या फिर किसी को कोई और बीमारी है जो भी हो सकती है, तो उनके बच्चों के जो माता पिता हैं उनको जो है वो फाइनेंशियल हेल्प करवाना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाने में उदय फाउंडेशन काम करती है। तो इनकी जो मेन प्रोजेक्ट है उसके उनके प्रोजेक्ट में काम हो रहा है कि हेल्थ केयर जो टेक्निक्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, नए हॉरिजेंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कई रिसर्च भी इनकी इस मामले पे चल रही हैं। तो उनके पास जो आम लोगों के लिए स्वास्थ्य परियोजनाएं हैं वो भी इनके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं हेल्पेज इंडिया पे। हेल्पेज इंडिया 1978 में बनी थी। हेल्पेज इंडिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोगों को संसाधन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो इनने ने उन इनका एक और उद्देश्य इसमें शामिल करते हैं कि अपने अधिकारों के वरिष्ठ नागरिकों को,
ठीक है। अब मतलब कि जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करना अपने अधिकारों के प्रति, ठीक है। और हमारे देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के अधिकारों की रक्षा करना जो है, उनको प्रोटेक्ट करना जो है, वो इनका काम है, ठीक है। और ये जो है ये सरकार यानी कि वे उन नीतियों को लागू करने के लिए सरकार के साथ काम करते हैं जो हमारे देश के बुजुर्ग लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाती है। तो 1978 में बनी थी, तो इन्होंने जो है पेंशन वगैरह के लिए काफ़ी काम किए हैं कि लोगों की पेंशन होनी चाहिए, बुजुर्ग लोगों की, क्योंकि उनकी देखभाल जो है वो कम हो जाती है, घर वाले देखभाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मामले आए थे, तो उसमें हेल्पेज इंडिया ने इसमें जो है बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, तो उनमें भी हेल्प करवाते हैं ये, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है बाल अधिकार और आप, एक संगठन और है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, यानी कि क्राई, चाइल्ड चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई, ठीक है। क्राई नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आ सकता है पेपर में, 1979 में बनी थी। अगर क्राई नाम से लिखा मिलेगा आपको, क्राई एनजीओ का नाम बताइए पूरा, ये भी नहीं मिले, या फिर पूछ ले क्राई की कब स्थापना हुई थी, पूरा नाम ना पूछे, तो 1979 में बनी थी। और काम क्या करती है ये पूछ सकते हैं, रिपन कपूर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे ये उन हजारों बच्चों, वंचित बच्चों के लिए जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करती है, जिन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं वो पीछे छूट गए हैं। कुछ सेक्शन ऐसा है जो बच्चे जो हैं ग्राउंड लेवल पे हैं, लेकिन उनके अधिकार उनको नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। कि उनको जैसे एजुकेशन का अधिकार है, एजुकेशन नहीं मिल पाई, ठीक है। खाना, अच्छे खाने का अधिकार है, वो नहीं उनको मिल पाया, ठीक है। फ्री एजुकेशन का अधिकार है, वो नहीं उनको मिल पाया, ठीक है। पढ़ने के लिए किताबें वो नहीं मिल पा रही थी, तो उन कामों के लिए जो है ये काम करते हैं, उनको दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही भारत का बहुत फेमस, ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय गैर सरकारी संगठन है, यानी कि बहुत लोकप्रिय एनजीओ है, ठीक है। तो अ, एक चिंतन अवार्ड है अमेरिका में, वो प्राप्त करने वाला भारत का पहला ऑर्गेनाइजेशन है यो, चिंतन अमेरिका प्राप्त करने वाला भारत का पहला संगठन है ये, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है नोट कर लेना, आगे सारा इंग्लिश वाला पोर्शन है इसका, ठीक है। तो ये आपका था कंप्लीट, जो सेकंड लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। और आज शाम के लिए जो है आपका टेस्ट बता ही रखा है, ठीक है। तो आप टेस्ट की तैयारी कर लीजिए अपने आराम से, ठीक है। आज शाम को जो है आपका टेस्ट होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, और आपको लगे कि